एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वह अपने दोस्त को घर लाया। वे दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे और मैं किचन में थी। अचानक मुझे शीशे में उनका अक्स दिखाई दिया। जी हाँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। मगर मैंने ये बात अपने पति को नहीं बताई थी। मैंने देखा कि मेरे पति का दोस्त उसे एक पिस्तौल दे रहा है और कह रहा था कि आज रात काम तमाम कर दो। लेकिन सदमा सिर्फ यह नहीं था। असली सदमा यह था कि वह दोस्त कोई मर्द नहीं बल्कि मेरा नाम सोनिया है और मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन प्रकाश गुप्ता की इकलौती बेटी हूँ। दौलत, शोहरत और ऐशो आराम मेरे घर की दासी थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी एक ही लम्हे में मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन लेगी। वह काली रात मुझे आज भी याद है, जब हम एक पार्टी से वापस आ रहे थे। बारिश हो रही थी और ड्राइवर को रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सामने से आने वाले एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरे जिस्म पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन सबसे बड़ा जख्म मेरे दिल पर लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मेरे माता पिता इस हादसे में जान गंवा चुके हैं और सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी और एक ही झटके में मैं अनाथ और मजबूर हो गई थी। कई दिनों तक मैं सदमे में रही। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अंधेरा ही मेरा मुकद्दर बन चुका है। जो कभी रंगों की दीवानी थी, अब सिर्फ स्याह रंग को जानती थी। लेकिन उस मुश्किल वक्त में एक शख्स ने मेरा हाथ थामा और वह शख्स था अमन। अमन मेरे पापा का सबसे काबिल मैनेजर था। वह एक मिडिल क्लास लड़का था, जिसे पापा ने उसकी काबिलियत के कारण ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया था। मेरे माता पिता के जाने के बाद उसी ने न सिर्फ पापा का बिखरा हुआ कारोबार संभाला, बल्कि मुझे भी संभाला। उसने मेरी इतनी खिदमत की कि मैं ये तक भूल गई कि मैं अंधी हूँ, कि मुझे दिखाई नहीं देता। वह मेरे लिए मेरी आंखें बन गया। वह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाता, बाग में सैर करवाता और बिजनेस की हर तफसील पढ़ पढ़कर मुझे सुनाता। मैं धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी की पेशकश कर दी। मैं तन्हा और डरी हुई थी। मुझे लगा कि अमन से बेहतर जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता, जो मेरी मजबूरी को अपनाने के लिए तैयार हो। मैंने हाँ कर दी और हमने सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद अमन ने मुझे राजकुमारी की तरह रखा। वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। मैं भगवान का शुक्र अदा करती थी कि अगर उसने मुझसे आंखें छीन ली तो बदले में अमन जैसा हीरा पति दे दिया, जो मेरी लाठी था, मेरा सहारा था। हम बहुत खुश थे, क्योंकि मैं सिर्फ वही देख सकती थी जो अमन मुझे दिखाता था और वही सुन सकती थी जो अमन मुझे सुनाता था। मुझे अपने बिजनेस के कारोबार की कोई खबर नहीं थी। मैं सिर्फ चेकबुक और कागजात पर अंगूठा लगा देती थी, क्योंकि अमन कहता था कि दस्तखत करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि वह मेरे लिए मेरा मसीहा था। शादी के 2 साल गुजर गए और मैं उस अंधेरे की आदी हो गई। लेकिन फिर कुछ अजीब बातें मुझे याद आने लगीं। अमन अक्सर अपने दोस्तों को घर पर ही लाता था। वह कहता था कि ये बिजनेस मीटिंग्स हैं, जो दफ्तर में नहीं हो सकी, इसलिए घर पर ही रख ली जाती हैं। मैं खुशी खुशी इजाजत दे देती थी। वह अपने एक खास दोस्त का जिक्र अक्सर करता था, जिसका नाम उसने राकेश बताया था। वह कहता था कि राकेश उसका बचपन का दोस्त है और अब हमारे बिजनेस में पार्टनर बनने वाला है। राकेश अक्सर हमारे घर आता था। अमन मुझे बताता था कि राकेश बहुत शर्मीला है और ड्राइंग रूम में ही बैठना पसंद करता है। मैंने कभी राकेश की आवाज नहीं सुनी थी। अमन कहता था कि वह बहुत कम बोलता है और धीमी आवाज में बात करता है, लेकिन मुझे कभी कभी ये महसूस होता था कि ड्राइंग रूम से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आती हैं, जो किसी मर्द की नहीं लगती थीं। जब मैं उनसे पूछती तो वह हंसकर टाल देता और कहता, तुम्हारे कान बहेरे हैं या टीवी चल रहा होगा। मैं उसकी बात मान लेती,
क्योंकि अंधेपन ने मेरे अंदर हीनता का एहसास भर दिया था। मुझे लगता था कि शायद मैं वहम करने लगी हूँ, लेकिन मेरा एहसास, मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार सावधान करती थी। एक और बात थी, जब भी राकेश आता, घर में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती। ये खुशबू किसी मर्दाने परफ्यूम की नहीं थी, बल्कि मिट्टी और भीनी भीनी सी थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। जब मैं हैरानी से पूछती कि ये कैसी खुशबू है, तो वह कहता, अरे मैंने नया रूम फ्रेशनर लिया है, महंगा ब्रांड है, तुम्हें पसंद आया? मैं चुप हो जाती, लेकिन दिल में एक कांटा सा चुभता रहता, क्योंकि रूम फ्रेशनर की खुशबू और कपड़ों से आने वाली खुशबू अलग होती है। एक दिन जब मैं प्यास लगने पर पानी पीने के लिए किचन गई, तो मुझे लगा कि मेरे पास से कोई गुजरा है और वही खुशबू फिर से आई। डरते हुए मैंने पूछा, कौन है? अमन बोल पड़ा, मैं हूँ जान, पानी लेने आया था। तुम डर गई। मुझे पूरा यकीन था कि वह कदमों की आहट अमन की नहीं थी, क्योंकि अमन के जूतों की आवाज हमेशा भारी होती थी, जबकि वह आहट ऐसी थी जैसे कोई सैंडल पहने हो या बहुत हल्के पाँव चल रहा हो। मैंने इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी खुशहाल जिंदगी को शक की नजर से नहीं देखना चाहती थी। मैं अमन से बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे भरोसा था कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले महीने मेरे सिर में लगातार दर्द रहने लगा था, इसलिए अमन मुझे शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ जांचें की और दवाइयां दी। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा महसूस हुआ, जैसे अंधेरे में हल्की सी रोशनी की किरण फूट पड़ी हो। मैंने आंखें मलीं, पर वह रोशनी गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे और साफ होने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरी आंखों की रोशनी वापस आ रही थी? मैं अमन को आवाज देना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अभी नहीं बताना चाहिए, शायद ये मेरा वहम हो और मैं उसे सरप्राइज दूं। मगर अगले कुछ दिनों में यह वहम हकीकत में बदलने लगा। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे लौट रही थी। पहले मुझे सिर्फ साए दिखते थे, फिर धुंधले रंग और फिर चीजों की बनावट। शायद डॉक्टर ने दवा बदल दी थी या मेरे सिर की पुरानी चोट का असर खत्म हो रहा था। जो भी था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और मैं बहुत खुश थी। मैं चाहती थी कि तुरंत अमन को सब बता दूं और उसके गले लग जाऊं, लेकिन उसी दिन जब मेरी नजर पूरी तरह साफ हो गई, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने कमरे में थी और अमन बाथरूम में था। तभी उसका मोबाइल बेड पर पड़ा पड़ा रोशन हुआ और एक मैसेज आया। मैंने अनजाने में मोबाइल उठा लिया। अब मेरी आंखें साफ देख सकती थीं। स्क्रीन पर राकेश नाम लिखा था और मैसेज था, आज शाम का क्या प्रोग्राम है जान? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसे मैसेज करता है? मेरा दिमाग घूम गया। क्या अमन का किसी और से रिश्ता है या कोई और ही मामला है? मैंने जल्दी से मोबाइल वहीं रख दिया और बिस्तर पर लेटकर अंधी होने का नाटक करने लगी। अमन बाहर आया तो मैंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। मैंने फैसला किया कि अभी अपनी आंखों की रोशनी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि यह जानने की कोशिश करूंगी कि ये राकेश कौन है और अमन मुझसे क्या छुपा रहा है। ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिसके साथ मैं हर बात साझा करती थी, अब उसी से इतना बड़ा राज छुपा रही थी। मैंने अपनी आंखों का चश्मा दोबारा लगा लिया और वही पुरानी एक्टिंग शुरू कर दी कि मुझे सहारे की जरूरत है। मैं टकरा कर चलती, चीजें टटोलती और अमन मुझे हमदर्दी दिखाते हुए संभालता, लेकिन अब मुझे उसकी हमदर्दी भी एक बनावट लगने लगी थी। जब वह मुझे देख नहीं रहा होता था, तब उसके चेहरे पर वह प्यार नहीं होता था, बल्कि एक बेरुखी होती थी, जिसे देखकर मेरा दिल कट जाता था। आज शाम अमन ने मुझे बताया कि राकेश आ रहा है, कुछ जरूरी कागजात पर साइन करवाने हैं। उसने मुझे तैयार होने को कहा। मैंने एक सादा सा सूट पहना और अपनी काली ऐनक लगाकर लाउंज में सोफे पर बैठ गई।
अमन बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने परफ्यूम लगाया हुआ था और बार बार घड़ी देख रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। अमन ने भागकर दरवाजा खोला और जोश से बोला, आओ यार, मैं कब से इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में जो उत्साह था वह किसी बिजनेस पार्टनर के लिए नहीं हो सकता था। मैं सोफे पर बैठी थी और मेरा चेहरा ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ था, जो शीशे का बना हुआ था और उस पर हल्का सा पर्दा पड़ा था। मैं अपनी ऐनक के पीछे से सब कुछ देख सकती थी, लेकिन मैंने नजरें झुकाए रखीं। अमन मेहमान को लेकर अंदर आया। मेहमान के चलने की आवाज से ही मुझे अंदाजा हो गया कि यह कोई मर्द नहीं है। टिक टिक करती हील्स की आवाज कालीन पर भी दबीत भी सुनाई दे रही थी। अमन ने कहा, सोनिया, ये राकेश है, मिलो इससे। मैंने अनजान बनने का नाटक करते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, नमस्ते राकेश भाई, कैसे हैं आप? मेरे हाथ को एक नरम, मुलायम हाथ ने छुआ, जिससे यकीनन किसी औरत का हाथ था, जिसकी कलाई में चूड़ियां थीं। मैं करंट खाकर हाथ पीछे खींच लाई, जैसे मुझे झटका लगा हो। अमन हंसकर बोला, क्या हुआ सोनिया? मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं देख चुकी थी कि वह हाथ आज मेहंदी से सजा हुआ था और उंगलियों में अंगूठियां थीं। फिर बोली, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अमन ने कहा, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करती हो, राकेश बना लेगा। लेकिन मैंने इनकार किया, नहीं, मेहमान इतने दिनों बाद आए हैं, मैं खुद बनाऊंगी। मुझे अब अंदाजा हो गया था कि सच्चाई क्या है। मैं दरअसल वहां से उठना चाहती थी ताकि उन्हें देख सकूं। मैं उठकर किचन की तरफ गई, जो लाउंज के साथ ही था और जिसकी दीवार में एक बड़ी शीशे की खिड़की थी, जहां से ड्राइंग रूम का कुछ हिस्सा दिखाई देता था। मैंने किचन में जाकर चूल्हा जलाया और बर्तनों की आवाज पैदा की। जानबूझकर बर्तनों को आपस में टकराया ताकि उन्हें लगे कि मैं अपने काम में मसरूफ हूं। फिर मैंने एहतियात से किचन की लाइट बंद कर दी, ताकि मैं अंदर से बाहर देख सकूं और बाहर से कोई मुझे न देख पाए। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अमन सोफे पर बैठा था और उसके साथ वह राकेश नहीं, बल्कि एक बेहद सुंदर और आधुनिक कपड़े पहने लड़की बैठी थी, जिसके खुले हुए बाल थे। वह लड़की अमन के बिल्कुल करीब बैठी थी और अमन उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहला रहा था। दोनों हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी मैंने सुना, उफ, अमन अंधी तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मैं राकेश नहीं हूं। ये वही हंसी थी जो मुझे कभी कभी सुनाई देती थी। अमन ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो मेरी मोहब्बत में पहले ही अंधी थी, अब असली अंधी हो गई है। इसे क्या पता चलेगा? बस कुछ दिनों की बात है इशिका, जायदाद के कागजात ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने इसके अंगूठे लगवा लिए हैं। जैसे ही सब कुछ मेरे नाम होगा, इसकी कहानी खत्म। अमन के ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरा मसीहा, जिसे मैं देवता समझती थी, मेरी मौत की साजिश रच रहा था और ये औरत इशिका उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे वह राकेश बनाकर मेरे ही घर में लाता रहा। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी जाकर चीखूं चिल्लाऊं और उन दोनों का गिरबान पकड़ लूं, लेकिन मैंने खुद को रोका और कांपते हाथों से स्लैब को थाम लिया। मुझे चक्कर आने लगे और मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने तमाशा बन चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अमन ने मुझसे शादी सिर्फ दौलत के लिए की थी। मेरी मजबूरी उसके लिए एक मौका थी, जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया। 2 साल से वह मुझे लूट रहा था, धोखा दे रहा था और अब मुझे मारना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये कमजोरी के नहीं, बल्कि गुस्से और तकलीफ के आंसू थे। शीशे में उनका अक्स दिख रहा था। वह लड़की अमन के कंधे पर सिर रखे बैठी थी और अमन उसकी उंगलियां सहला रहा था। वही कंधा जिस पर कभी मैं सिर रखकर रोया करती थी। उसी पल मुझे उस शख्स से नफरत हो गई। मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि मैं अब सोनिया नहीं रहूंगी। मैं अब वह अंधी और बेबस लड़की नहीं बनूंगी जिसे ये दोनों रौंद कर चले जाए। ये मेरी जायदाद है, ये मेरा घर है और सबसे बढ़कर मेरी वह जिंदगी है जिसे भगवान ने दोबारा रोशनी बख्शी है।
अगर वे यह अमन समझते हैं कि वे खिलाड़ी हैं, तो अब उन्हें पता चलेगा कि खेल कैसे खेला जाता है। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और एक गहरी सांस ली। मुझे अब बहुत सावधान रहना था। मुझे उन्हें ये एहसास नहीं होने देना था कि मेरी रोशनी वापस आ चुकी है, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा हथियार था। मैंने चाय की ट्रे उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दोबारा अपनी काली ऐनक आंखों पर जमाई और लाठी हाथ में पकड़ी। अब मुझे एक बेहतरीन अदाकारा बनना था। मैं किचन से निकली और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। अमन, चाय ले आऊं? मैंने आवाज दी। मेरी आवाज में जरा सी भी थरथराहट नहीं थी। अमन ने फौरन उस लड़की को परे हटाया और सीधा होकर बैठ गया। ले आओ मेरी जान, हम इंतजार ही कर रहे थे। उसका चेहरा फिर से वही बनावटी मिठास ओढ़े हुए था। मैं ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़की किस तरह हिकारत और नफरत से मुझे देख रही थी और कैसे अमन मुझे देखकर आंखें घुमा रहा था। लेकिन मैंने अपनी नजरें एक खाली बिंदु पर जमाए रखीं और ट्रे मेज पर रखने लगी, जैसे अंदाजे से रख रही हूं। मेरा पाँव जानबूझकर मेज के पाए से टकराया और मैं लड़खड़ाई। ओह! अमन उठा और दिखावे की फिक्र जताते हुए बोला, ध्यान से सोनिया, गिर जाती तो। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अमन, वो उसी अंदाजा नहीं हुआ। फिर मैंने हवा में देखते हुए कहा, राकेश भाई, चाय ले लीजिए। हालांकि मुझे पता था कि वह कहाँ बैठी है। वह लड़की अपनी हंसी दबा रही थी और मैंने दिल में आह भरी कि आज तुम मेरी बेप्सी पर हंस रही हो ना, कल मैं तुम्हारे अंजाम पर हंसूंगी। मैंने चाय रखकर कहा कि मैं जरा थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। आप लोग बातें करें। और ये कहकर वहां से निकल आई। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोई। लेकिन यह मेरा आखिरी रोना था, क्योंकि अब जंग शुरू हो चुकी थी और मैं जानती थी कि दुश्मन घर के अंदर ही है और वह मुझे मारने के दर पर है। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसका शिकार अब शिकारी बन चुका है और उसकी आंखें सब देख रही हैं। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। मेरी आंखों से आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक कमजोरी इरादे ने ले ली थी। मुझे मालूम था कि मैं एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ, जहाँ जरा सी गलती मेरी जान ले सकती है। अमन और उसकी गर्लफ्रेंड इशिका मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना चुके थे और वे सिर्फ जायदाद के कागजात पर मेरे दस्तखत का इंतजार कर रहे थे। मुझे सबसे पहले एक मददगार की जरूरत थी, कोई ऐसा जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। अचानक मेरे जहन में समीर का नाम आया। समीर मेरा कॉलेज का दोस्त था और वह हमेशा मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने अमन का चुनाव किया था। समीर पुलिस में एक अच्छे पद पर था और मुझे याद था कि पापा के मृत्यु के बाद उसने मुझसे कहा था, सोनिया, अगर जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो एक बार मुझे जरूर याद करना। मैंने सोचा सुबह होते ही समीर से राब्ता करूंगी। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। वह बहुत खुशगवार मूड में था और बाथरूम में गुनगुना रहा था। मैंने उसकी बेफिक्री का फायदा उठाया और तेजी से उसका मोबाइल चेक किया जो चार्जिंग पर लगा था। लॉक मुझे पता था, क्योंकि कल ही मैंने उसे खोलते हुए देख लिया था। मैंने मैसेज खोले तो इशिका का आखिरी संदेश था, आज रात का क्या प्लान है? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अमन का जवाब था, आज रात फाइनल है, कागजात भी तैयार हैं, मैंने दवाइयाँ भी मंगवा ली हैं, बस आज सूरज डूबने दो, सोनिया हमेशा के लिए सो जाएगी। ये पढ़ते ही मेरे हाथों से मोबाइल गिरते गिरते बचा। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। वह लोग आज रात मुझे मारने वाले थे। मेरे पास बहुत कम वक्त था। मैंने जल्दी से मोबाइल वापस छुपाया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। अमन बाहर आया तो मैंने अंधेपन का नाटक किया और जानबूझकर कहा, अमन, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, दिल घबरा रहा है, ताकि उसे लगे कि मैं कमजोर हो रही हूँ। अमन मेरे पास बैठा और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं मेरी जान, शायद मौसम का असर है, तुम आज आराम करो, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। और हाँ, राकेश भी शाम को आएगा। हमने एक बहुत बड़ी डील फाइनल करनी है और तुम्हारे साइन चाहिए होंगे।
उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। उसके लहजे में जीत की खुशी थी, जिसे मैं साफ महसूस कर सकती थी। वह जिस जश्न की बात कर रहा था, वह मेरी मौत का जश्न था। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है अमन, आप जैसा कहें। वो ऑफिस चला गया। जैसे ही घर का मेन गेट बंद हुआ, मैंने वह मोबाइल उठाया जिसे मैंने छुपा रखा था और समीर का नंबर मिलाया, जो मुझे जुबानी याद था। तीसरी घंटी पर कॉल उठी। हेलो, समीर की भारी आवाज आई। मैंने कहा, समीर, मैं सोनिया बोल रही हूँ। मेरी आवाज भर्रा गई। समीर हैरान था। सोनिया, तुम इतने अरसे बाद? सब खैरियत तो है? रोते हुए मैंने उसे एक्सीडेंट से लेकर नजर लौटने तक और अमन की साजिश से लेकर आज रात के कत्ल के मंसूबे तक सब कुछ बता दिया। समीर खामोशी से सुनता रहा, फिर बस इतना कहा, डरो मत सोनिया, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम बस वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। उसने एक बहुत जोखिम भरा प्लान समझाया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि मैं नॉर्मल रहूं और उन्हें यकीन दिलाती रहूं कि सब ठीक है। दोपहर को अमन घर आया। उसके हाथ में एक फाइल और मिठाई का डिब्बा था। वह बहुत जोश में था। सोनिया उठो, देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम्हारी पसंदीदा गुलाब जामुन। उसने डिब्बा खोला और जबरदस्ती एक गुलाब जामुन मेरे मुंह में ठूंसते हुए बोला, खाओ बेगम, आज का दिन बहुत बड़ा था। उस मिठाई में मुझे जहर का सा स्वाद महसूस हो रहा था। हालांकि वह जहरीली नहीं थी, लेकिन उस शख्स के हाथ जहरीले हो चुके थे। शाम होते ही घर की घंटी बजी। अमन ने जाकर दरवाजा खोला और किसी को अंदर लेकर आया। इस बार उसने राकेश का परिचय नहीं करवाया और न ही मुझे बुलाया, बल्कि वह उसे सीधे गेस्ट रूम में ले गया। शायद उसे लगा कि अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद घंटों बाद तो मैं मरने वाली थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, बाहर से शांत और सुकून में, लेकिन मेरे कान गेस्ट रूम की ओर लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद अमन मेरे पास आया और बोला, सोनिया, चलो बाहर आओ, साइन करने हैं। राकेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने अपनी कड़ी ठीक की और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गई। लाउंज में गहरी खामोशी थी। ईशिका शायद वहीं मौजूद थी, लेकिन चुप थी। अमन ने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे सामने एक फाइल रख दी। यहाँ साइन करो। सोनिया, ये नई कंपनी के शेयर हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कागज पर रख दिया। मैं जानती थी कि ये जायदाद को स्थानांतरित करने के कागजात हैं। मैंने कांपते हाथों से कलम पकड़ी और दिल ही दिल में भगवान का नाम लेकर दस्तखत कर दिए। दस्तखत होते ही अमन ने राहत की सांस ली और फाइल झपट ली। शाबाश, अब तुम जाकर आराम करो, मैं जरा राकेश को छोड़ आता हूँ, उसने कहा। मैं जानती थी कि वह उसे छोड़ने नहीं, बल्कि कत्ल की तैयारी करने जा रहा है। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई और छुपकर देखने लगी। अमन समझ रहा था कि मैं कमरे में जा चुकी हूँ। वह वापस सोफे की ओर मुड़ा, जहां ईशिका बैठी थी। उसने अपनी विग उतारी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुबारक हो अमन, आखिरकार ये मुसीबत टल गई। अमन ने उसे गले लगा लिया और बोला, हाँ जान, अब ये घर, ये अदालत, ये सब हमारा है। बस एक आखिरी काम बाकी है। मैंने देखा कि वे दोनों जश्न के लिए मशरूम तैयार करने किचन की तरफ गए। मैंने मौका अच्छा समझा और दबे पाव किचन की खिड़की के बाहर छुप गई, जहां से अंदर का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। किचन की दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था, जिसमें अमन और ईशिका का अक्स साफ नजर आ रहा था। वे दोनों शेल्फ के पास खड़े थे, उनकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन आईने ने उनका भांडा फोड़ दिया और वह मंजर देखकर मेरी रगों में खून जम गया। अमन दराज से कुछ निकाल रहा था और ईशिका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मैंने देखा कि अमन ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे जूस के गिलास में खाली कर दिया। यकीनन वही दवा थी जिसका जिक्र उसने मैसेज में किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर उसके तुरंत बाद सामने आया, जब ईशिका ने अपने कपड़ों से काले रंग की पिस्तौल निकाली और अमन की ओर बढ़ा दी। मैंने सांस रोक ली और डर के मारे आईने में देखने लगी। ईशिका अमन के कान में कुछ कह रही थी,
फिर अमन ने पिस्तौल थाम ली। इशिका कह रही थी, अगर जहर काम न करे तो रिस्क मत लेना, आज रात काम तमाम कर देना, गोली मार देना और कह देना कि डाकू आए थे, पुलिस वैसे भी तुम्हारी जेब में है। अमन ने पिस्तौल को उलट पलट कर देखा और मुस्कुराया। तुम फिक्र मत करो इशिका, ये अंधी वैसे भी आधी मरी हुई है, जहर ही काफी होगा, लेकिन फिलहाल इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। मेरा अपना पति, मेरा कत्ल का मंसूबा उनके लिए किसी मच्छर को मारने जितना अमन था। मैंने जेब में रखे मोबाइल पर हाथ रखा। समीर की लाइन ऑन थी, वह सब सुन रहा था और फोन पर 3 बार उंगली से दस्तक दी, जो हमारा तयशुदा संकेत था कि अमल का वक्त आ गया है। मैं दबे पाव वहां से हटी, अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अमन सुन लेगा। कुछ मिनट बाद कदमों की आहट हुई, दरवाजा खुला और अमन जूस का गिलास लिए अंदर आया। उसने नरम लहजे में पूछा, नींद नहीं आ रही? वह मेरे पास बैठा और बोला, ये जूस पी लो, ठंडक मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। कहते हुए उसने गिलास मेरे होठों तक बढ़ाया। मैंने गिलास हाथ में लेते हुए उसे बातों में उलझाया तो वह बोला, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है, और फिर गिलास की ओर इशारा किया। वह मेरी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक घर की बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। वो उठने लगा कि लाइट क्या हुआ। उसी अंधेरे में मैंने जूस का गिलास बिस्तर के नीचे कालीन पर गिरा दिया और ऐसे मुंह पोंछ लिया जैसे पी चुकी हूँ। 1 मिनट बाद लाइट आ गई। उसने ये नहीं देखा कि गिलास अभी भी मेरे हाथ में है और वह राहत भरी मुस्कान के साथ बोला, शाबाश, अब आराम से बैठ जाओ, और कमरे से बाहर चला गया, शायद असर दिखने का इंतजार करने। मैं लेट गई और आंखें बंद कर लीं। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजा दोबारा खुला। इस बार अमन अकेला नहीं था। आहट से अंदाजा हो गया कि उसके साथ कोई और भी है। वे दोनों दबे पाव मेरे सिरहाने आकर खड़े हो गए। मैंने आंखें बंद ही रखीं, लेकिन उनकी मौजूदगी साफ महसूस कर सकती थी। सो गई क्या? इशिका ने सरगोशी की। ऐसा ही लग रहा है, उस जहर का असर है, अमन ने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने जानबूझकर हाथ ढीला छोड़ दिया। हाँ, नब्ज डूब रही है, काम हो गया, अमन ने खुशी से कहा। नहीं अमन, अभी सांस चल रही है, रिस्क नहीं ले सकते, तकिया रखकर मुंह दबा दो, इशिका ने मशविरा दिया। गोली मार दो, अमन ने कहा, लेकिन इशिका बोली, गोली की आवाज से पड़ोसी जाग जाएंगे, तकिया ठीक है। यह कहते हुए उसने पास पड़ा तकिया उठाया। जैसे ही वह तकिया मेरे मुंह पर रखने के लिए झुका, मैंने पूरी ताकत से आंखें खोल दीं और झटके से उठकर बैठ गई। अमन और इशिका दोनों चीख मारकर पीछे हट गए, जैसे भूत देख लिया हो। तुम, अमन हकलाया, तुम जिंदा हो? मैंने काली ऐनक उतारकर जमीन पर फेंक दी और पहली बार अमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ अमन, मैं जिंदा हूँ और मैं सब देख रही हूँ। अमन का रंग उड़ गया। देख रही हो? क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब यह कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तमाशा देख रही हूँ। मैंने कांपती हुई इशिका की तरफ इशारा किया। तुमने क्या सोच रखा था कि मैं अंधी हूं तो बेवकूफ भी हूं? मैंने आगे कहा, मैंने तुम्हें पिस्तौल लेते हुए देखा, तुम्हारे मैसेज पढ़े, और वह जहर मिला जूस मैंने जमीन पर गिरा दिया था। अमन के चेहरे पर हैरानी की जगह दरिंदगी आ गई। उसने कमर से पिस्तौल निकाली और बोला, अच्छा, तो तुम सब जानती हो। फिर तो और भी अच्छा हुआ, अब तुम्हें मारने में और मजा आएगा। अब कोई ड्रामा नहीं, सीधी मौत। उसने पिस्तौल मेरी पेशानी पर तान दी और कहा, आखिरी बार भगवान का नाम ले लो सोनिया, जायदाद तो मेरे नाम हो ही चुकी है, अब तुम जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, जायदाद? तुम उन कागजात की बात कर रहे हो? फिर हंसते हुए बोली, अमन, तुम भूल गए कि हस्ताक्षर तब तक कानूनी नहीं माने जाते जब तक 2 गवाह मौजूद न हों। और वैसे भी मैंने वहां
सोनिया राठौड़ के हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि धोखेबाज लिखा था। तुमने खुशी में ठीक से देखा ही नहीं। अमन ने घबराकर जेब से कागजात निकाले और देखा। वहां सचमुच हस्ताक्षर की जगह टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें थीं और नीचे साफ लिखा था, धोखेबाज। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम बहुत चालाक हो गई हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की का शीशा टूट गया और बाहर से आई गोली सीधे अमन के हाथ में लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण कमरे का दरवाजा जोर से खुला और समीर पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। हाथ ऊपर कर लो। ईशिका डर से कोने में दुबक गई। अमन हाथ पकड़े तड़प रहा था। पुलिस ने दोनों को काबू में लेकर हथकड़ियां लगा दी। समीर मेरे पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ समीर, मैं ठीक हूँ, क्योंकि आज मैंने सिर्फ अपनी आंखें ही नहीं खोली, बल्कि अपनी जिंदगी से गंदगी भी साफ कर दी है। पुलिस अमन को घसीटते हुए ले जा रही थी और वह बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि भय था। मैं ईशिका के पास गई और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, ये थप्पड़ उस औरत की तरफ से है जिसे तुम कमजोर समझती थी। याद रखना, औरत अंधी हो सकती है, लेकिन बेवकूफ नहीं। पुलिस उन्हें ले गई और घर में सुकून छा गया। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ था। मैंने ऊपर देखा और गहरी सांस ली। मेरी आंखें अब रोशन थीं और मेरा रास्ता भी साफ। मैं अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैंने अंधेरे को शिकस्त दे दी थी और अब मेरा नया सफर रोशनी में शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।